हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं लेखक जॉर्ज आर मार्टिन की सर्वश्रेष्ठ और रोचक किताब अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर सीरीज की अगला भाग अ क्लैश ऑफ किंग्स का प्रोलॉग। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज का पहला भाग अ गेम ऑफ थ्रोन्स अभी तक नहीं सुना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें और पहले उस किताब की फुल ऑडियो बुक सुन लें। तभी आप इस अगली किताब से पूरी तरह जुड़ पाएंगे और कहानी का असली मजा ले पाएंगे। अब बात करते हैं अ क्लैश ऑफ किंग्स की। ये वो दौर है जब 7 राज्यों में सत्ता की लड़ाई और भी भयंकर हो चुकी है। किंग रॉबर्ट की मौत के बाद हर ओर से ताज के दावेदार उठ खड़े हुए हैं। कोई खुद को असली उत्तराधिकारी कहता है तो कोई ताकत के दम पर गद्दी हथियाने की कोशिश में है। वेस्टरोस खून, आग और साजिशों की नई आंधी में घिरने वाला है। इस भाग में हम उन रहस्यमयी इशारों, खगोलीय संकेतों और खतरनाक परछाइयों से मिलते हैं जो आने वाले समय की कहानी तय करेंगे। और इस सब के बीच एक लाल धूमकेतु आसमान को चीरता हुआ मानो पूरे वेस्टरोस के लिए आने वाले खून खराबे का पैगाम सुना रहा है। तो चलिए बिना देर किए डूबते हैं इस अद्भुत और खौफनाक सफर में अ क्लैश ऑफ किंग्स के प्रोलॉग के साथ। आकाश में सुबह की पहली रोशनी फैली थी, लेकिन उस रोशनी को चीरती हुई एक लाली थी, जैसे किसी ने आसमान पर गहरी चोट कर दी हो। लाल धूमकेतु की पूंछ आसमान में खिंची हुई थी, खून जैसी लाल चमक जो ड्रैगनस्टोन की काली चट्टानों के ऊपर तैरती दिखाई दे रही थी। आसमान गुलाबी और बैंगनी रंग में डूबा था, मगर उस पर यह लाल घाव और भी भयावह लग रहा था। मास्टर क्रेसन ठंडी हवाओं में अपने कक्ष की बालकनी पर खड़े थे। यहीं पर कौवे उड़कर आते थे लंबी यात्राओं के बाद। दोनों ओर पत्थर से बने विशालकाय प्राणी खड़े थे, 12 फीट ऊंचे गारगोयल्स। एक नर की शिकारी कुत्ता और दूसरा पंखों वाला ड्रैगन सा वाइवर्न। ये तो बस हजारों पत्थर की मूर्तियों में से 2 थे जो इस प्राचीन किले की दीवारों पर ऐसे जमी थी मानो हमेशा पहरेदारी कर रही हो। जब वह पहली बार ड्रैगनस्टोन आए थे, इन पत्थर के डरावने चेहरों ने उन्हें असहज कर दिया था। लेकिन वर्षों बाद अब ये उनके साथी जैसे हो गए थे, जैसे पुराने दोस्त जो खामोश रहकर भी उसके साथ खड़े रहते हैं। आज भी वो तीनों साथ खड़े थे, आकाश को टकटकी लगाए हुए, उस लाल धूमकेतु को देखते हुए और मन में एक अनजाना भय लिए हुए। क्रेसन खुद को समझाते थे कि वह शकुन अपशकुन जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इतने बूढ़े होने के बाद भी उन्होंने कभी ऐसा धूमकेतु नहीं देखा था। न इतना चमकदार, न इतना डरावना रंग, खून और आग का रंग, डूबते सूरज का रंग। उन्होंने सोचा, क्या ये पत्थर के गार्गोल्स भी कभी ऐसा दृश्य देख पाए होंगे? ये तो उनसे भी सदियों पुराने हैं और उनके बाद भी खड़े रहेंगे। एक पल को उन्होंने सोचा, काश ये पत्थर बोल पाते। फिर खुद ही हंसी सी आई। कैसी मूर्खता है ये, पत्थरों से बातें करना और आकाश में शकुन ढूंढना। वह बैल्कनी की काली पत्थर की दीवार पर झुक गए। नीचे समुद्र की लहरें गूंज रही थी, उंगलियों के नीचे खुरदरा पत्थर था। मैं पागल हो गया हूं। अब एक बूढ़ा आदमी बच्चों जैसी बातें सोच रहा है। कहाँ गई मेरी जिंदगी की मेहनत से मिली बुद्धि? क्या वो भी मेरी ताकत और सेहत के साथ चली गई? वह खुद को याद दिलाते हैं, मैं एक मास्टर हूं। ओल्ड टाउन की महान सिटाडेल में पढ़ा और तपस्या की है, और अब यहां खड़ा अंधविश्वास में खो गया हूं। लेकिन धूमकेतु तो अब दिन में भी जलता था। पीछे ड्रैगन माउंट से धुआं उठ रहा था, और कल ही एक सफेद कौवा ओल्ड टाउन से संदेश लेकर आया था, गर्मियों का अंत हो चुका है। एक एक बात, एक एक निशानी, सब मानो कोई संकेत हो। ये सब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्रेसन मन ही मन चिल्लाना चाहते थे।
मास्टर क्रेसन, हमारे पास मेहमान हैं। पाइलोस की धीमी आवाज आई, जैसे वो उनकी गंभीर सोच को तोड़ने में झिझक रहा हो। अगर उसे पता होता कि मास्टर के दिमाग में इस वक्त कैसी बकवास चल रही है, तो शायद वो धीरे नहीं, जोर से बोलता। राजकुमारी सफेद कौवे को देखना चाहती हैं। पाइलोस हमेशा की तरह सही संबोधन इस्तेमाल करता। अब जब उनके पिता राजा थे, तो उसे भी राजकुमारी ही कहना था, चाहे वह राजा सिर्फ समुद्र में उठे धुएंदार पत्थर के टुकड़े का ही क्यों न हो। फिर भी राजा था। उसका मस्खरा भी साथ आया है। क्रेसन ने धीरे से आसमान से नजर हटाई और अपने हाथ से पत्थर के वाइवरन को पकड़कर सहारा लिया। मेरी कुर्सी तक पहुंचने में मदद करो और उन्हें अंदर ले आओ। पाइलोस ने उनका हाथ थामा। क्रेसन कभी तेज कदम चलते थे, लेकिन अब वो अपने 80वें नामदिन के करीब थे। उनके पांव कमजोर और डगमगाते हुए। 2 साल पहले वो गिरे और उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी, जो कभी ठीक नहीं हुई। पिछले साल जब वो बीमार पड़े, तो सिटाडेल ने पाइलोस को यहां भेजा। आधिकारिक वजह तो मदद करना बताई गई, लेकिन सच्चाई क्रेसन जानते थे, वो उनकी जगह लेने आया था। जब वो मर जाए, क्रेसन ने कुर्सी पर बैठते हुए सोचा, कोई न कोई मेरी जगह लेगा ही। और शायद उस दिन से भी पहले। उन्होंने हाथ हिलाया, थके हुए, कमजोर हाथ से। राजकुमारी को इंतजार कराना अच्छा नहीं। ले आओ उन्हें। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। वो हाथ जो कभी निपुण और मजबूत हुआ करते थे, अब झुर्रियों से भरे, पतली त्वचा वाले, जिनमें से हड्डियों का आकार तक झलकता था। पाइलोस लौटा। उसके साथ एक नन्ही लड़की थी, शर्मीली, हमेशा की तरह। उसके पीछे एक अजीब सा मस्खरा उछलता कूदता आया। उसका चाल ढाल ही अलग थी, टेढ़ी चाल, कभी कूदता, कभी लचकता। उसके सिर पर पुरानी टिन की बाल्टी से बना नकली हेलमेट था। ऊपर से हिरण के सींग बंधे थे, जिनमें छोटी छोटी घंटियां लटक रही थी। वो हर कदम पर झंकारते, क्लंगडांग, बोंगडोंग, रिंगेलिंग, क्लोंग क्लोंग क्लोंग। क्रेसन ने देखा और मुस्कुराए बिना न रह सके। कौन आया है हमसे मिलने, पाइलोस? लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं और पैचस, मास्टर। उसकी नीली मासूम आंखें चमकीं, लेकिन चेहरा सुंदर नहीं था। अपने पिता की चौकोर ठोड़ी, मां के बड़े कान, और साथ ही एक घाव जो उसका अपना था। बचपन में ग्रेस्केल नामक बीमारी ने उसे लगभग मार ही दिया था। आधा गाल और गर्दन तक की त्वचा काली और धब्बेदार हो गई थी। वो हिस्सा आज भी सख्त और बेजान था, मानो पत्थर हो। पाइलोस ने कहा कि हम सफेद कौवे को देख सकते हैं। क्रेसन की आंखें नरम पड़ गईं। हां, बिल्कुल देख सकती हो। उन्होंने सोचा, मैं उसे कभी मना कैसे कर सकता हूं? इस बच्ची को तो जिंदगी ने वैसे ही बहुत कुछ छीन लिया है। उसका नाम था शिरीन। जल्द ही उसका 10वां नामदिन आने वाला था। मगर मास्टर क्रेसन ने अपने जीवन में इतनी उदास बच्ची कभी नहीं देखी थी। और हर बार जब वो उसे देखता, उसके दिल में कसक उठती, उसकी उदासी मेरी नाकामी का सबूत है। उन्होंने धीरे से कहा, मास्टर पाइलोस, कृपया उसके लिए सफेद कौवा लेकर आइए। पाइलोस ने सिर झुकाया। ये मेरा सौभाग्य होगा। पैचफेस, वो मस्खरा, जिसने अपने सिर पर रंग बिरंगे टुकड़ों से बना अजीब सा मुकुट पहन रखा था, ऊपर देखने लगा। उसकी गर्दन झटकी और घंटियां छनक उठीं जब पाइलोस लोहे की खड़ी सीढ़ियां चढ़कर कौवों की कोठरी की ओर गया। समंदर के नीचे पंछियों के पंखों की जगह पर शल्क होते हैं, पैचफेस ने गाते हुए कहा। उसकी आवाज घंटियों के साथ अजीब ताल में गूंज रही थी। मुझे पता है, मुझे पता है। ओह, ओह, ओह।
यह दृश्य हमेशा की तरह मास्टर क्रेसन के दिल में टीस छोड़ जाता। क्या दुर्दशा है इस बेचारे की। कभी ये मस्खरा अपनी मजाकिया बातों से दरबार में ठहाके गूंजा देता होगा, लेकिन समुद्र ने उससे उसकी हंसी छीन ली थी, उसकी आधी अक्ल और पूरी याददाश्त के साथ। अब वो मोटा सा बेढंगा शरीर था जो अक्सर थरथराता, झटके खाता और उसकी बातें बेसिर पैर की होती। अब बस एक ही थी, छोटी शिरीन, जो उसकी बातों पर कभी कभी हंस लेती थी। वही एक थी जिसे उसकी जिंदगी और मौत की परवाह थी। क्रेसन ने सोचा, एक कुरूप बच्ची, एक टूटा हुआ मस्खरा, और उनके बीच में एक बूढ़ा मास्टर। अगर कोई इस कहानी को लिखे तो लोग रो देंगे। उन्होंने नरमी से हाथ बढ़ाया। आओ मेरी बच्ची, मेरे पास बैठो। इतनी सुबह क्यों आ गई? अभी तो सूरज भी ठीक से निकला नहीं। तुम्हें तो अपने बिस्तर में होना चाहिए था। शिरीन धीरे से बोली। मुझे बुरे सपने आए, ड्रैगनों के बारे में। वे मुझे खाने आ रहे थे। क्रेसन ने उसकी आंखों में देखा। ये बच्ची जब से उसे याद है डरावने सपनों से जूझ रही थी। उन्होंने उसके हाथ को हल्के से दबाया। हमने पहले भी इस पर बात की है, नन्ही राजकुमारी। ड्रैगन पत्थर के बने हैं, उनमें जान नहीं आ सकती। बहुत समय पहले यहां वेलिरिया के लोग रहते थे। उन्होंने यह किला बनाया था। उनकी कला ऐसी थी कि पत्थर को वो मनचाहे रूप दे सकते थे। इसलिए उन्होंने मीनारों को ड्रैगनों की शक्ल दी ताकि ये किला और भयानक लगे। और जहां भी दीवारें मिलती वहां उन्होंने टावर बनाए। ऊपर से इन दीवारों पर 1000 गारगोयल्स बना दिए ताकि दुश्मन डर जाए। मगर ये सब बस पत्थर हैं, तुमसे कोई खतरा नहीं। लड़की ने धीरे धीरे सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में शक बाकी था। पर आसमान में वो चीज क्या है? मैंने दल्ला और माट्रिस को कुएं पर बात करते सुना। दल्ला कह रही थी कि लाल औरत ने मां को बताया है कि वो ड्रैगन की सांस है। अगर ड्रैगन सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या वो जिंदा हो रहे हैं? क्रेसन का चेहरा कसैला हो गया। वो लाल औरत, मानो मां के दिमाग को भरना ही काफी न था, अब ये बच्ची तक को डराने लगी। उन्होंने मन में ठान लिया कि दल्ला को कड़ी चेतावनी देंगे, ऐसी कहानियां बच्ची तक न पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वो चीज धूमकेतु है, प्यारी बच्ची। आसमान में खोया एक तारा जिसकी पूंछ होती है। जल्द ही वो गायब हो जाएगा, हमारी जिंदगी में फिर कभी नजर नहीं आएगा। तुम खुद देख लेना। शिरीन ने हिम्मत बटोरकर सिर हिलाया। मां कह रही थी कि सफेद कौवा आया है, मतलब अब गर्मियां खत्म हो गई हैं। हां, बिल्कुल सही। सफेद कौवे सिर्फ सिटाडेल से उड़ते हैं। क्रेसन ने अपनी गर्दन की ओर हाथ ले जाकर उस भारी जीर को छुआ। हर कड़ी अलग धातु की बनी थी, हर एक उनके ज्ञान की अलग शाखा का प्रतीक। कभी युवा दिनों में उन्हें इस जीर पर गर्व था, लेकिन अब ये बोझ लगती थी। ठंडी, भारी धातु जो उनकी गर्दन दबोच लेती। ये कौवे औरों से बड़े होते हैं और समझदार भी। उन्हें खास संदेश लाने ले जाने के लिए पाला जाता है। ये जो आया है, उसने बताया कि कॉन्क्लेव ने फैसला किया है, गर्मियों का अंत हो चुका है। ये गर्मी 10 साल, 2 महीने और 16 दिन तक चली, जितनी किसी की याददाश्त में नहीं। शिरीन ने धीमी आवाज में पूछा, अब ठंड पड़ने लगेगी? क्रेसन ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, धीरे धीरे। अगर देवता हम पर दया करें तो पहले हमें गर्म पतझड़ और अच्छी फसलें मिलेंगी, ताकि आने वाली सर्दी के लिए तैयारी कर सकें। लेकिन अपने दिल में उन्होंने सोचा, लोग कहते हैं लंबी गर्मी का मतलब और लंबी सर्दी, मगर मैं बच्ची को क्यों डराऊं?
इसी बीच पैचफेस ने अपनी घंटियां झनकाई और बेसुरी आवाज में बोला, समंदर के नीचे तो हमेशा गर्मी रहती है। जलपरी अपने बालों में फूल सजाती हैं और चांदी की समुद्री घास से गाउन बुनती हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। ओह ओह ओह, शिरीन खिलखिलाई। मुझे भी ऐसा गाउन चाहिए, चांदी की समुद्री घास का। पैचफेस फिर झूमते हुए बोला, समंदर के नीचे बर्फ ऊपर से गिरती है और बारिश हड्डियों जैसी सूखी होती है। मुझे पता है, मुझे पता है। ओह ओह ओह, शिरीन ने फौरन मास्टर की ओर देखा। क्या सचमुच बर्फ गिरेगी? क्रेसन ने कहा, हां, गिरेगी, लेकिन कई साल बाद, और उम्मीद है थोड़े दिनों के लिए ही। फिर मुस्कराए। अरे देखो, पाइलोस पक्षी लेकर आ गया। शिरीन की आंखें चमक उठीं। उसके होंठों से खुशी की चीख निकली। सफेद कौवा सचमुच अद्भुत लग रहा था, बर्फ जैसा सफेद, किसी भी बात से बड़ा, और उसकी गहरी काली आंखें जो बताती थीं कि ये कोई साधारण अल्बिनो नहीं, बल्कि असली सिटाडेल का शुद्ध नस्ल का सफेद कौवा था। इधर लाओ, क्रेसन ने पुकारा। पक्षी ने पंख फैलाए, कमरे के आर पार उड़कर उनकी मेज पर उतर आया। पाइलोस बोला, अब मैं आपके नाश्ते की तैयारी करता हूं। क्रेसन ने सिर हिलाकर हामी भरी। उन्होंने कौवे से कहा, ये हैं लेडी शिरीन। कौवे ने सिर झुकाकर मानो प्रणाम किया। लेडी, लेडी, उसने कर्कश आवाज में कहा। शिरीन का मुंह खुला रह गया। ये बोलता है। क्रेसन ने मुस्कुराकर कहा, हां, कुछ शब्द। ये पक्षी बहुत चालाक होते हैं। पैचफेस ने फिर घंटियां हिलाईं। चालाक पक्षी, चालाक आदमी, चालाक चालाक मस्खरा। ओह, चालाक चालाक मस्खरा। वो उछलने कूदने लगा। साए आने वाले हैं। नाचने मेरे स्वामी, नाचने मेरे स्वामी। और जब साए आएंगे तो रुकेंगे मेरे स्वामी, रुकेंगे मेरे स्वामी। हर शब्द के साथ उसका सिर झटका खाता और घंटियां भयावह आवाज में बजती। सफेद कौवा चिल्लाया और पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। जाकर सीढ़ियों की लोहे की रेलिंग पर बैठ गया। शिरीन सहमकर और भी छोटी लगने लगी। वो हमेशा यही गाता रहता है। मैंने कहा भी कि बंद करो, पर नहीं मानता। मुझे डर लगता है। इसे रोको। क्रेसन ने मन में सोचा, अब मैं इसे कैसे रोकूं? कभी था जब मैं हमेशा के लिए इसकी आवाज खामोश कर सकता था, लेकिन अब उनकी यादें लौट आईं। पैचफेस उनके पास एक बच्चा बनकर आया था। लॉर्ड स्टेफन, स्टैनिस और रॉबर्ट के पिता ने उसे वोलांतिस से खरीदा था। उस वक्त राजा एरिस, हां, वही पागल राजा, लेकिन तब वो इतना पागल नहीं हुआ था, ने स्टेफन को भेजा था राजकुमार रेगार के लिए दुल्हन ढूंढने। अपने आखिरी खत में स्टेफन ने क्रेसन को लिखा था, हमने एक अद्भुत मस्खरा पाया है। छोटा है मगर बंदर जैसा फुर्तीला। दर्जन भर दरबारियों जितनी अक्ल है उसमें। करतब दिखाता है, पहेलियां बुझाता है, जादू करता है और 4 भाषाओं में गा भी लेता है। हमने उसे खरीदा है और अपने साथ ला रहे हैं। रॉबर्ट खुश होगा और शायद स्टैनिस को भी हंसना सिखा दे। क्रेसन की आंखें नम हो गईं। पर अफसोस, वो दिन कभी ना आया। स्टैनिस कभी नहीं हंसा और पैचफेस भी वैसा नहीं रहा। वापसी के सफर में अचानक आए तूफान ने स्टेफन की जहाज विंड प्राउड को चकनाचूर कर दिया। वो समुद्र का इलाका शिपब्रेकर बे कहलाता था और उस दिन उसने अपना नाम सच साबित कर दिया। जहाज तट के सामने ही पत्थरों से टकराया और टूट गया। स्टेफन, उनकी पत्नी और 100 से ज्यादा नाविक डूब गए। तीसरे दिन किनारे पर लाशें बहकर आ रही थीं। मास्टर क्रेसन भी वहां पहुंचे थे,
मृतकों को पहचानने। उसी वक्त उन्हें पैचफेस मिला, नंगा, शरीर सफेद, झुर्रीदार, रेत से ढका। सबको लगा कि ये भी लाश है। पर जब जोमी नामक आदमी ने उसके पैरों को पकड़कर खींचा तो लड़के ने पानी उगल दिया और अचानक बैठ गया। जोमी आज तक कसम खाता था, उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। कोई नहीं जान पाया कि वो 2 दिन समुद्र के नीचे कैसे जिंदा रहा। मछुआरे कहते, किसी जलपरी ने उसे पानी में सांस लेना सिखाया होगा। लेकिन पैचफेस ने कभी कुछ नहीं बताया। स्टेफन जिस चतुर, फुर्तीले, हाजिर जवाब मस्खरे को ला रहे थे, वो कभी यहां पहुंचा ही नहीं। यहां पहुंचा सिर्फ एक टूटा हुआ शरीर और टूटा हुआ दिमाग। मुश्किल से बोल पाता था, हंसी तो बहुत दूर की बात थी। फिर भी उसके चेहरे पर वो चिन्ह थे जो बताते थे, हाँ, यही है वही लड़का। वोलांतिस में गुलामों के चेहरे पर टैटू गुदे जाते थे। उसकी गर्दन से सिर तक उसकी त्वचा पर लाल और हरे चौकों का नक्शा बना हुआ था। पत्थरों के बने पुराने महल के गलियारे में अब भी पागल विदूषक की आवाज गूंज रही थी। उसके सिर पर बंधे मृगशृंगों से बंधी घंटियां झंझना उठी। परछाइयां नाचने आती हैं, मेरे स्वामी, नाचने आती हैं, नाचने आती हैं। वह हर शब्द पर अपना सिर झटका और घंटियों की खनक ने हवा को चीर दिया। स्वामी, स्वामी, स्वामी। सफेद कौआ भी चीख उठा। छोटी शिरीन घबराकर अपने गुरु की ओर देखी। उसकी आंखों में मासूम डर था। मास्टर क्रेसन ने उसके कांपते हाथ को थाम लिया और कहा, बच्ची, किसी मूर्ख की बड़बड़ाहट को दिल पर मत लो। आज वो ये गा रहा है, कल इसे भूल जाएगा और कोई और पागल गीत छेड़ देगा। वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन मन ही मन सोचता है, लॉर्ड स्टेफन ने तो लिखा था कि यह लड़का 4 भाषाओं में सुंदर गीत गा सकता है। और देखो अब किस हाल में है। तभी दरवाजा खुला और मास्टर पाइलोस भीतर आया। माफ कीजिए, मास्टर। क्रेसन हल्की हंसी दबा नहीं पाए। तुम दलिया तो भूल ही आए। यह तो तुम्हारी आदत नहीं है, पाइलोस। युवा शिष्य ने गंभीरता से कहा। मास्टर, खबर लाया हूं। सर डावोस कल रात ही लौट आए हैं। रसोई में लोग चर्चा कर रहे थे। मैंने सोचा आपको तुरंत बता दूं। क्रेसन की आंखें चौंक उठी। डावोस? कल रात? अभी कहां है वो? राजा के पास। लगभग सारी रात दोनों साथ रहे। बूढ़े ने लंबी सांस ली। एक समय था जब स्टेनिस मुझे किसी भी पहर उठा लेता था, हर सलाह में मेरा होना जरूरी मानता था। अब यह हाल कि मुझे खबर भी देर से मिलती है। उसने शिरीन का हाथ धीरे से छोड़ा। क्षमा करना मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारे पिता से मिलना होगा। पाइलोस, मेरा हाथ पकड़ो। इन सीढ़ियों की संख्या हर रात बढ़ जाती है, मानो मुझे चिढ़ाने के लिए। शिरीन और पागल विदूषक पीछे पीछे चले, परंतु धीरे चल रहे बूढ़े से अधीर होकर दोनों दौड़ पड़े। पागल के गलों की घंटियां टनटनाती हुई दूर गूंजने लगी। क्रेसन सी ड्रैगन टॉवर की घुमावदार सीढ़ियों से उतर रहा था। हर कदम उसकी कमर और टूटे हुए कूल्हे में आग भर देता। किले बूढ़ों के लिए नहीं बने होते, उसने मन ही मन बुदबुदाया। स्टेनिस पत्थरों के विशाल ढोलनुमा कक्ष स्टोन ड्रम में होगा, जहां सदियों पुरानी गोलमेज रखी थी। उसे पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना था, चौक पार करना, फाटक पार करना और अनगिनत सीढ़ियां चढ़ना। बाहर के प्रांगण में तीरंदाजों के अभ्यास की आवाज गूंज रही थी। तैयार करो, खींचो, छोड़ो। तीरों की सरसराहट यूं थी जैसे किसी झुंड ने पर फैलाए हों। दीवारों पर गश्त लगाते सिपाही और बाहर खुले मैदान में 3000 सैनिक अलाव जलाकर नाश्ता कर रहे थे। उनके सिरों पर अपने अपने झंडे लहरा रहे थे। समुद्र किनारे जहाजों की कतार थी। आधे साल से कोई भी नाव जिसने ड्रैगनस्टोन देखा वापस नहीं लौटी।
सबसे बड़ी थी फ्यूरी, स्टैनिस की युद्ध नौका। फिर भी आसपास खड़े मोटे तगड़े कारक और कॉग जहाज उसे छोटा दिखाते थे। स्टोन ड्रम के सिपाही उन्हें पहचानते थे। बिना रोके जाने दिया। यहां ठहरो, पाइलोस, क्रेसन ने भीतर पहुंचकर कहा। राजा से अकेले ही मिलना उचित होगा। पर मास्टर, यह चढ़ाई लंबी है। बूढ़ा मुस्कराया। तुम सोचते हो मैं भूल गया? इन सीढ़ियों के तो नाम रख छोड़े हैं मैंने। लेकिन आधे रास्ते में ही उसने अपने निर्णय पर पछताया। सांसें फूल गईं, कूल्हा दर्द से जलने लगा। तभी ऊपर से कदमों की आहट आई। वह था सर डावोस सीवर्थ। छोटे कद का, साधारण चेहरा, साधारण वस्त्र। पुरानी हरी चादर नमक और समुद्री लहरों से धब्बेदार हो चुकी थी। गर्दन में चमड़े की थैली, हाथ में चमड़े का दस्ताना, जहां 4 उंगलियों के कटे ठूंठ छिपे थे। दाढ़ी में सफेदी झलक रही थी। क्रेसन रुक गया। सर डावोस कब लौटे? भोर की काली घड़ी में। वही समय सबसे प्रिय है मुझे। उसकी आंखों में थकान तो थी, पर लहरों से लड़ने वाले का गर्व भी। कहते हैं रात के अंधेरे में जहाज को उतनी सफाई से कोई और नहीं चला पाया जितना डावोस शॉर्ट हैंड। क्रेसन ने धीमे स्वर में पूछा। और डावोस ने सिर हिलाया। जैसा आपने चेताया था। कोई नहीं उठेगा उसके लिए। वे उसे प्यार नहीं करते। क्रेसन के मन ने कड़वा सच दोहराया, और शायद कभी करेंगे भी नहीं। वह कठोर है, न्यायप्रिय भी, पर समझदारी की हद पार कर चुका है। फिर भी यह पर्याप्त नहीं। तुमने सबसे बात की? सबसे नहीं, बस उनसे जिन्होंने मुझे सुना। उच्च कुलों की नजरों में मैं सदा प्याजवाला ही रहूंगा। गुलियन स्वान और बूढ़े पेनरोज से तो मिला। टार्थ वालों ने भी आधी रात जंगल में मुलाकात दी। बाकी बेरिक डोंडेरियन गायब है, कुछ कहते मारा गया। और लॉर्ड कैरन तो रेनली के साथ है। उसका अपना इंद्रधनुषी पहरेदार भी है। इंद्रधनुषी पहरेदार? हां, रेनली ने अपना नया किंग्सगार्ड बना लिया है। 7 योद्धा, पर सफेद वस्त्र नहीं। हर किसी का अपना रंग है। और कमांडर है लॉरास टायरेल। क्रेसन ने सिर झुका लिया। यह तो वही बात है जो रेनली को हमेशा भाती थी। चमकदार कपड़े, नए खेल, नई उपाधियां। बचपन से ही कहता था, देखो मुझे, मैं जादूगर हूं। देखो मुझे, मैं ड्रैगन हूं। और अब देखो मुझे, मैं राजा हूं। बूढ़े की आंखें नम हो उठीं। ओह रेनली, प्यारे बच्चे, जानता भी है तू क्या कर रहा है। और अगर जान भी ले तो क्या परवाह करेगा? क्या कोई है जो तुझसे उतना प्यार करता हो जितना मैंने किया? उसने डावोस से पूछा। उन लॉर्ड्स ने क्या कारण दिए? कोई मुलायम शब्दों से टाल गया, कोई सख्ती से। कुछ ने बहाने गढ़े, कुछ ने वादे किए, कुछ ने झूठ। अंत में तो सब बातें हवा ही निकली। तो तुम कोई आशा नहीं ला पाए? झूठी आशा, हां, पर मैंने वह भी नहीं दी। सच कहा मैंने। क्रेसन को याद आया जब यह आदमी नाइट बना था। स्टॉर्म्स एंड का वह भयानक घेरा। घोड़े खा लिए गए थे, कुत्ते बिल्लियां तक खत्म। केवल जड़े और चूहे बचे थे। और तब डावोस ने अपनी काली नाव से रात के अंधेरे में प्याज और मछलियां लाकर सबकी जान बचाई थी। स्टैनिस ने उसे जमीन, किला और उपाधि दी, पर सजा भी दी। बाएं हाथ की हर उंगली का एक जोड़ काट दिया, बस अंगूठा छोड़ा। और डावोस ने यही शर्त रखी थी कि तलवार खुद स्टैनिस चलाएगा। उसने हंसकर कहा था, अब 4 नाखून कम साफ करने पड़ेंगे। क्रेसन ने सोचा, ऐसा आदमी कभी झूठी सांत्वना नहीं देगा। सर डावोस, उसने धीमे स्वर में कहा, सच कड़वा होता है। स्टैनिस का मन सिर्फ एक बात में अटका है, किंग्स लैंडिंग पर लौटना और अपना हक छीन लेना। लेकिन अब
डावोस ने बीच में कहा। अगर वो इस छोटी सी सेना के साथ निकलेगा तो सिर्फ मरने जाएगा। उसके पास संख्या नहीं है। मैंने उसे समझाया, पर आप तो जानते हैं उसका अहंकार। मेरी उंगलियां फिर से उग सकती हैं, मगर वो झुकेगा नहीं। बूढ़े ने लंबी सांस छोड़ी। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, अब मुझे भी अपनी आवाज उसमें मिलानी होगी। और उसने फिर थके कदमों से चढ़ाई शुरू की। काले पत्थरों की दीवारों वाला वह गोल कक्ष, जहां कोई सजावट नहीं थी, बस नंगी कठोर चट्टानें और 4 ऊंची पतली खिड़कियां जो चारों दिशाओं की ओर खुलती थी। कमरे के बीचों बीच रखा था एक अद्भुत विशाल मेज, जिसके कारण इस कक्ष का नाम पड़ा था। यह साधारण मेज नहीं थी, यह थी पेंटेड टेबल, जिसे 300 साल पहले एगॉन टारगेरियन ने अपने विजय अभियान से भी पहले बनवाया था। 50 फीट से भी अधिक लंबी और कहीं चौड़ी, कहीं बेहद संकरी, किसी भी ओर सीधी रेखा नहीं, बल्कि वेस्ट्रोस के नक्शे का जीवित रूप। खाड़ी और प्रायद्वीप तक को तराशा गया था लकड़ी में, और उसकी सतह पर रंगों से उकेरे गए थे 7 राज्य, नदियां, पहाड़, जंगल, किले और नगर। सदियों की परतदार वार्निश ने इसे गहरा और चमकीला बना दिया था। उस कमरे में केवल एक कुर्सी थी, ठीक उस स्थान पर रखी गई जहां ड्रैगनस्टोन नक्शे पर पड़ता था। ऊंचाई पर रखी वह कुर्सी पूरे वेस्ट्रोस पर नजर डालने के लिए ही बनी थी। उस पर बैठा था एक आदमी, चमड़े की कसी हुई जैकेट, भूरे मोटे ऊन की पतलून और चेहरे पर कठोरता की छाप। जैसे ही मास्टर क्रेसन भीतर आए, उस व्यक्ति ने सिर उठाया। मुझे पता था तुम आओगे, बूढ़े। चाहे बुलाऊं या ना बुलाऊं। उसकी आवाज में जरा भी गर्माहट नहीं थी, कभी होती भी नहीं थी। वह था लॉर्ड स्टैनिस बराथियन, ड्रैगनस्टोन का स्वामी और अपने अनुसार 7 राज्यों के लौह सिंहासन का असली हकदार। उसके चौड़े कंधे, सख्त नसें और चेहरे की टाइट चमड़ी मानो धूप में सुखाकर चमड़े को इस्पात की तरह कठोर बना दिया हो। लोग अक्सर कहते, स्टैनिस सख्त है, और सख्त ही था वह। अब तक उसकी उम्र मुश्किल से 35 वर्ष ही हुई थी, फिर भी सिर पर केवल पतले काले बालों की पतली सी परछाई बची थी, जो कानों के पीछे आधे घेरे की तरह दिखाई देती, मानो अदृश्य ताज की छाया। उसके बड़े भाई दिवंगत राजा रॉबर्ट ने जीवन के अंत में घनी जंगली दाढ़ी रखी थी। लोग कहते थे कि वह सिंह जैसी प्रतीत होती। इसके विपरीत स्टैनिस ने अपनी मूंछ दाढ़ी हमेशा छोटी और करीने से कटी रखी, नीला सा काला साया जबड़े और गाल की हड्डियों पर पसरा रहता। उसकी आंखें समुद्र की रात जैसी गहरी नीली लगती थीं, जैसे खुले हुए जख्म हों। और उसका मुंह पतली फीकी होठों की रेखा, सदैव कसी हुई जबड़े की मांसपेशियां, ना हंसी को जानता था ना मुस्कान को। मानो यह मुंह बस आदेश देने, डांटने और गुस्से से भरने के लिए ही बना हो। मास्टर क्रेसन को अक्सर लगता था, रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तो आधे किले की दूरी से भी स्टैनिस के दांत पीसने की आवाज सुनाई देती है। बूढ़े ने धीरे से कहा, कभी तो तुम मुझे खुद उठाते थे। स्टैनिस ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, कभी तुम जवान थे, अब तुम बूढ़े हो, बीमार हो और तुम्हें नींद की जरूरत है। मैं जानता था कि डावोस ने जो कहा तुम तक पहुंचेगा ही। तुम हमेशा जान ही लेते हो, है ना? अगर मैं ना जानूं तो तुम्हारे किसी काम का नहीं ठहरूंगा, क्रेसन ने शांत स्वर में कहा। मैंने डावोस को सीढ़ियों पर ही मिला। स्टैनिस की भौहें और सिकुड़ गईं। तो उसने सब कुछ उगल ही दिया होगा। मुझे उसकी ज़बान भी उंगलियों के साथ कटवा देनी चाहिए थी। क्रेसन ने मुस्कान दबाते हुए कहा, तब वह तुम्हारा अच्छा दूत नहीं बन पाता। स्टैनिस का चेहरा कस गया। और क्या अच्छा दूत बना उसने? किसी काम का नहीं निकला। तूफानी प्रदेश के लॉर्ड्स मेरे लिए खड़े नहीं होंगे। उन्हें मेरी परवाह नहीं। मेरे न्यायपूर्ण कारण की भी कोई कीमत नहीं उनके लिए। डरपोक अपने किलों में छिपे रहेंगे, देखेंगे कौन जीतने वाला है।
और जो साहसी हैं वे तो पहले ही रेनली का साथ दे चुके हैं। रेनली का, उसने भाई का नाम जहर की तरह थूक दिया। क्रेसन ने शांत स्वर में कहा, तेरा भाई पिछले 13 सालों से स्टॉर्म्स एंड का स्वामी है। ये लॉर्ड्स उसी के प्रति वफादार हैं। उसके, स्टैनिस ने बात काट दी, जो अधिकार से मेरे होने चाहिए थे। मैंने कभी ड्रैगनस्टोन नहीं मांगा, कभी चाहा भी नहीं। मुझे यहां भेजा गया क्योंकि रॉबर्ट ने कहा था यहां उसके दुश्मन छिपे हैं, उन्हें निकालो। मैंने उसकी आज्ञा मानी, उसका बेड़ा बनाया, उसके लिए लड़ा, जैसे एक छोटा भाई अपने बड़े के लिए करना चाहिए। और रेनली, उसने मेरे लिए क्या किया? और इनाम में रॉबर्ट ने मुझे यह ज्वालामुखी का टुकड़ा पकड़ा दिया और स्टॉर्म्स एंड की समृद्धि रेनली को। स्टॉर्म्स एंड बराथियंस का गढ़ था 300 सालों से। रॉबर्ट के राजा बनते ही उसे मुझे मिलना चाहिए था, मगर नहीं, रेनली को। उसका पुराना घाव फिर से हरा हो गया था। यही था उसके भीतर का सबसे बड़ा दोष। ड्रैगनस्टोन, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसके पास बस मुट्ठी भर ही छोटे लॉर्ड्स की वफादारी थी। पत्थरों से भरे उनके टापुओं पर इतनी आबादी ही कहाँ थी कि बड़ी सेना दी जा सके। और जो भाड़े के सैनिक उसने मीर और लायस से लाए थे, वे भी मिलकर लैनिस्टर्स की शक्ति के सामने बौने थे। मास्टर क्रेसन ने संतुलित स्वर में कहा, रॉबर्ट ने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, इसमें संदेह नहीं, लेकिन कारण भी थे। ड्रैगनस्टोन सदियों तक टारगेरियन का गढ़ रहा। यहां एक मजबूत हाथ चाहिए था, और उस समय रेनली बस बच्चा था। वह अब भी बच्चा है। स्टैनिस की गूंजती हुई आवाज खाली कक्ष की दीवारों से टकरा गई। एक चोर बच्चा जो मेरे सिर से ताज उतार लेना चाहता है। उसने राजा बनने के लिए क्या किया है? वह परिषद में बैठता है और लिटिल फिंगर जैसे धूर्तों के साथ हंसता है। टूर्नामेंट में चमचमाती बख्तर पहनकर उतरता है और किसी बेहतर योद्धा से घोड़े से गिरा दिया जाता है। यही है मेरा भाई रेनली, और सोचता है कि वह राजा है। मैं पूछता हूं, देवताओं ने मुझे ऐसे भाइयों से क्यों नवाजा? क्रेसन ने गहरी सांस ली। देवताओं के उत्तर मेरे पास नहीं। स्टैनिस की आंखें क्रोध से चमक उठी। उत्तर तो अब तुम्हारे पास वैसे भी कम होते जा रहे हैं। शायद मुझे रेनली का मास्टर ही बुला लेना चाहिए। उसके साथ तो बेहतर सलाह मिलती होगी। बताओ जरा, उसका मास्टर क्या कहता होगा जब उसने मेरा ताज चुराने का फैसला किया? क्या परामर्श दिया होगा उसने उस गद्दार को? क्रेसन ने सिर हिलाया। मुझे संदेह है, महाराज, कि रेनली ने कभी किसी से परामर्श लिया भी होगा। लॉर्ड स्टेफोन का सबसे छोटा बेटा हमेशा से उतावलापन दिखाता आया है, सोचने से ज्यादा करने वाला। और इसमें वह रॉबर्ट से मेल खाता है, पर आपसे बिल्कुल अलग। स्टैनिस ने कड़वाहट से शब्द दोहराए। योर ग्रेस, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो इस राजा वाले खिताब से। बताओ तो सही, मैं किसका राजा हूं? ड्रैगनस्टोन का, या फिर संकरे समुद्र में बिखरे कुछ टापुओं का? यही है मेरा राज्य। वह अपनी ऊंची कुर्सी से उतरकर भारी कदमों से पेंटेड टेबल के पास आया। उसकी छाया नक्शे पर फैल गई, ब्लैकवाटर की नदी के मुहाने से लेकर उस जंगल तक जहां किंग्स लैंडिंग खड़ा था। वहीं खड़ा रहा वह, उदास और भारी मन से उस साम्राज्य को निहारते हुए जिसे पाना चाहता था। इतना करीब और फिर भी इतना दूर। उसने गहरी सांस ली। आज रात मुझे अपने बैनरमैन के साथ भोजन करना है, जितने भी बचे हैं। सेल्टिगर, वेलारियन, बार एमन। कितनी दयनीय मंडली है। यही सब मेरे भाइयों ने मेरे लिए छोड़ा है। वह लाइसीनी समुद्री लुटेरा सालाधोर सान आएगा मुझे मेरा क्रुज गिनाने। मायर का मोरोश बैठेगा लहरों और तूफानों के उपदेश सुनाने। और लॉर्ड सनग्लास,
वह 7 देवताओं की मर्जी का पाठ सुनाएगा। सेल्टिगर पूछेगा, कौन कौन से स्टॉर्म लॉर्ड्स हमारे साथ हैं? वेलारियन धमकाएगा, अगर तुरंत हमला न किया तो वह अपनी सेना वापस ले जाएगा। और मैं उन्हें क्या कहूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? क्रेसन ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, आपके असली दुश्मन लैनिस्टर हैं, मेरे स्वामी। अगर आप और आपके भाई मिलकर उनके खिलाफ खड़े हो जाए तो मैं रेनली से समझौता नहीं करूंगा। स्टैनिस की आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी। जब तक वह खुद को राजा कहता है तब तक नहीं। क्रेसन ने सिर झुका लिया। अपने स्वामी की जिद और अहंकार वह अच्छी तरह जानता था। जब स्टैनिस कुछ ठान ले तो कोई बदल नहीं सकता। तो रेनली नहीं, लेकिन और भी विकल्प हैं। एडार्ड स्टार्क का बेटा, वह उत्तर का राजा घोषित हुआ है। विंटरफेल और रिवररन दोनों की ताकत उसके साथ है। स्टैनिस ने होंठ दबाए। एक हरासा लड़का और झूठा राजा। क्या मैं टुकड़ों में बंटे राज्य को स्वीकार कर लूं? आधा राज्य कुछ भी न होने से बेहतर है, क्रेसन ने धीरे से कहा। अगर आप उस लड़के की मदद करें उसके पिता का बदला लेने में। स्टैनिस ने गुस्से से बीच में काटा। क्यों लूं मैं एडार्ड स्टार्क का बदला? वह मेरे लिए कौन था? रॉबर्ट उससे प्रेम करता था, हाँ, भाई जैसा मानता था। लेकिन मैं उसका असली भाई था और उसने मेरे साथ कभी वैसा व्यवहार नहीं किया। स्टॉर्म्स एंड पर मैंने उसके लिए पहरा दिया। मैंने देखा मेरे लोग भूख से मर रहे थे, जबकि माइस टायरल और पैक्सटर रेडवाइन हमारे सामने ही दावतें उड़ा रहे थे। मैंने कितने अच्छे आदमियों को चूहों और मूली खाते देखा। और रॉबर्ट ने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया। उसने धन्यवाद कहा स्टार्क को। मैंने उसका जहाजी बेड़ा बनाया। ड्रैगनस्टोन उसके नाम पर जीता। और उसने क्या कहा? तुम्हारी गलती है कि विलेम डेरी विसेरिस और उस बच्चे को भगा ले गया, मानो मैं रोक सकता था। 15 साल उसकी परिषद में बैठा, जॉन एरिन के साथ मिलकर उसके राज्य को संभालता रहा, जबकि वह शराब और वेश्याओं में डूबा रहा। और जब जॉन मर गया, तब क्या उसने मुझे अपना हैंड बनाया? नहीं। वह सरपट दौड़ा अपने प्यारे दोस्त नेड स्टार्क के पास और वही ऑफर उसे दिया। और दोनों को क्या मिला? मौत। क्रेसन ने शांति से कहा, जो हो चुका है वह अतीत है महाराज। वह धूल बन चुका है, पर भविष्य अब भी आपका हो सकता है अगर आप स्टार्क्स से हाथ मिलाएं। और हां, और भी हैं। लेडी एरिन के बारे में सोचिए। अगर रानी ने सचमुच उनके पति को जहर दिया तो वह भी न्याय चाहेंगी। उनका बेटा है जॉन एरिन का उत्तराधिकारी। अगर आप शिरीन का रिश्ता उससे। लड़का बीमार और कमजोर है, स्टैनिस ने बेरुखी से टोका। उसके अपने पिता ने यह देखा था जब उसने मुझे लिखा था कि मैं उसे ड्रैगनस्टोन भेज दूं पालन पोषण के लिए। पेज बनकर कुछ सीख जाता। मगर वह लैनिस्टर औरत, उसने लॉर्ड एरिन को जहर दे दिया। अब लाइसा उसे एरी में छुपाकर रखती है। वह कभी बेटे को नहीं छोड़ेगी। क्रेसन ने आग्रह किया, तो आपको शिरीन को एरी भेजना चाहिए। यह उदास किला बच्चे के लिए ठीक नहीं। उसका मस्खरा भी साथ भेज दीजिएगा ताकि उसके पास कोई अपना हो। स्टैनिस ने भौहें सिकोड़ ली। अपना और कुरूप, फिर भी शायद कोशिश करने लायक हो। तभी एक और आवाज आई, तेज और चुभती हुई। क्या 7 राज्यों का असली राजा भीख मांगेगा? विधवाओं और गद्दारों से मदद? क्रेसन ने झुककर सिर झुका दिया। मेरी देवी। स्टैनिस की आंखों में तिरस्कार चमक उठा। मैं किसी से भीख नहीं मांगता। याद रखना, यह औरत, उसकी पत्नी लेडी सलिस
पतली, लंबी, कान उभरे हुए, नुकीली नाक और होठों पर हल्की सी मूंछ की छाया, जिसे वह हर रोज उखाड़ती थी फिर भी लौट आती थी। उसकी आंखें बेरंग, होंठ कठोर और आवाज चाबुक जैसी। अब वही चाबुक गूंजा। यह सुनकर अच्छा लगा, मेरे स्वामी। लेडी एरिन स्टार्क्स, तुम्हारा भाई रेनली, सब तुम्हारे ऋणी हैं। तुम उनके एकमात्र सच्चे राजा हो। यह शोभा नहीं देता कि उनसे सौदेबाजी करो, जो पहले से ही तुम्हारा हक है, ईश्वर की कृपा से। ईश्वर, उसने कहा, ईश्वरों नहीं। लाल औरत ने उसे जीत लिया था, दिल और आत्मा दोनों। 7 देवताओं को छोड़कर अब वह केवल प्रभु प्रकाश के आगे झुकी थी। स्टैनिस ने ठंडी सांस ली। तुम्हारा ईश्वर अपनी कृपा अपने पास रखे। मुझे आशीर्वाद नहीं, तलवारें चाहिए। क्या कहीं छिपी हुई तुम्हारी कोई सेना है जो मुझे नहीं बताई? उसके स्वर में अपनी ही पत्नी के लिए भी कठोरता थी। वह हमेशा स्त्रियों के बीच असहज रहता था, अपनी पत्नी तक के साथ। जब से वह राजधानी गया था, सलीस को यहीं छोड़ दिया था, शिरीन के साथ। उसके पत्र कम, उसके दौरे और भी कम। विवाह शनिया का कर्तव्य निभाया, बस इतना ही। मगर बेटे कभी न हुए। सलीस ने तीखे स्वर में कहा, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे कजिन, सबकी सेनाएं हैं। हाउस फ्लोरेंट तुम्हारे लिए खड़ा होगा। फ्लोरेंट मुश्किल से 2000 तलवारें खड़ी कर सकते हैं, स्टैनिस ने तुरंत कहा। और मुझे हर घर की ताकत पता है। और तुम्हें अपने घर वालों पर जितना भरोसा है, उतना मुझे नहीं। वे हाईगार्डन के इतने पास रहते हैं, कभी माइस टायरेल को नाराज नहीं करेंगे। सलिस और क्रीब आए। एक और रास्ता है। खिड़की से देखो, मेरे स्वामी। आकाश पर वही निशान है जिसका तुम्हें इंतजार था। लाल, ज्योतिर्मय लाल, ज्वाला का लाल। यह हमारे ईश्वर का ध्वज है और तुम्हारा भी। देखो इसे, आकाश में फैला जैसे किसी ड्रैगन की सांस। और तुम हो ड्रैगन स्टोन के स्वामी। यही संकेत है, तुम्हारा समय आ गया है। जैसा एगोन विजेता कभी समुद्र से निकला था, वैसे ही तुम उठो। बस शब्द कहो और प्रभु प्रकाश की शक्ति को अपना लो। स्टैनिस ने दांत पीसते हुए कहा। और कितनी तलवारें रखेगा वह प्रभु मेरे हाथ में? सलीस ने दृढ़ विश्वास से उत्तर दिया, जितनी चाहिए। स्टॉर्म्स एंड और हाईगार्डन की तलवारें, और उनके सभी बैनरमैन की भी। स्टैनिस ने कटु हंसी छोड़ी। डावोस तो कुछ और कहेगा। वे सब रेनली को चाहते हैं, मेरे मनमोहक छोटे भाई को, जैसे कभी रॉबर्ट को चाहते थे। और मुझे तो किसी ने कभी नहीं चाहा। सलीस ने आंखें गड़ाई। हां, पर अगर रेनली मर जाए तो? स्टैनिस ने अपनी पत्नी की ओर शंका से देखा। क्रेसन का दिल दहल उठा। नहीं, नहीं महाराज, यह सोचना भी पाप है। भ्रातृहत्या, यह अंधकार है, शैतानी है। मेरी बात सुनो। सलीस ने उसकी ओर देखा, नपीतुली, ठंडी नजर से। और तुम उसे क्या सलाह दोगे, मैस्टर? कि आधा राज्य पा सकता है अगर स्टार्क्स के सामने घुटनों के बल झुक जाए और हमारी बेटी को लाइसा एरिन को बेच दे। स्टैनिस ने क्रेसन की ओर देखा। तुम्हारी सलाह मैंने सुन ली, अब उसकी सुनूंगा। तुम जा सकते हो। बूढ़ा मैस्टर घुटनों पर झुका, कांपते हुए। उसने महसूस किया सलीस की निगाहें उसकी पीठ में चुभ रही हैं जब वह लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियां उतरते उतरते तो मुश्किल से सीधा खड़ा रह पाया। उसने पायलस से कहा, मदद करो मुझे। अपने कक्ष में पहुंचते ही उसने पायलस को विदा किया और धीमे धीमे बालकनी की ओर गया। पत्थर की गरगोइल मूर्तियों के बीच खड़ा होकर सागर को निहारने लगा।
सालाधोर सान का एक युद्धपोत किले के सामने से गुजर रहा था। उसकी रंगीन धारियां समुद्र की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, चप्पुओं की ताल के साथ। क्रेसन तब तक देखता रहा जब तक वह एक चट्टान के पीछे गायब न हो गया। काश मेरी आशंकाएं भी ऐसे ही गायब हो पाती। उसने गहरी सांस ली। क्या मैंने इतनी लंबी उम्र केवल यह देखने के लिए पाई है? जब कोई मास्टर अपनी जंजीर पहनता है तो वह संतान की आशा छोड़ देता है। लेकिन फिर भी क्रेसन ने हमेशा अपने आप को पिता महसूस किया था। रॉबर्ट, स्टैनिस, रेनली, 3 बेटे जिन्हें उसने पाला था जब समुद्र ने लॉर्ड स्टेफन को निगल लिया था। क्या उसने इतना बुरा किया था कि अब देखना पड़ेगा एक भाई दूसरे को मार डाले? नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। और इसके बीच में थी वह औरत। नहीं, सलीस नहीं, वह दूसरी लाल औरत। नौकर उसके नाम से भी कांपते थे। क्रेसन ने पत्थर के हेलहाउंड से फुसफुसाया, मैं उसका नाम लूंगा, मेलिसांद्रे। वही है, मेलिसांद्रे ऑफ अशाई, जादूगरनी, परछाई बांधने वाली, प्रभु प्रकाश की पुजारिन, ज्योति का हृदय, अग्नि और अंधकार का देवता। वही औरत जिसकी पागलपन को ड्रैगनस्टोन की दीवारों से बाहर कभी नहीं फैलने दिया जा सकता। उसके कक्ष सुबह की चमक के बाद अब अंधेरे और उदासी से भरे लग रहे थे। कांपते हाथों से बूढ़े मास्टर ने एक मोमबत्ती जलाई और उसे लेकर नीचे बने छोटे से कार्यकक्ष में पहुंचा, जहां उसकी दवाइयां, लेप और औषधियां करीने से रखी थी। सबसे निचली शेल्फ पर मिट्टी के बर्तनों की कतार के पीछे उसे मिला एक छोटी सी नीली शीशी, उतनी ही लंबी जितनी उसकी छोटी उंगली। हिलाने पर भीतर कुछ खनक उठा। क्रेसन ने उस पर जमी धूल को फूंक मारकर हटाया और अपनी मेज पर ला रखा। जैसे ही वह कुर्सी पर धंसा, ढक्कन खोला और भीतर की सामग्री उलीच दी। कागज पर दर्जन भर छोटे छोटे क्रिस्टल बिखर गए, बीज से भी छोटे। मोमबत्ती की लौ में वे ऐसे चमक रहे थे मानो रत्न हो, इतने गहरे बैंगनी कि क्रेसन को लगा उसने असल में यह रंग कभी देखा ही नहीं। उसकी गर्दन की जंजीर अचानक बहुत भारी लगने लगी। उसने उंगली के सिरे से एक बीज को छुआ। इतनी छोटी सी चीज, और इसमें छुपी है जीवन और मृत्यु की शक्ति। यह एक ऐसे पौधे से बनता था जो केवल जेड सागर के टापुओं पर उगता था, आधी दुनिया दूर। इसकी पत्तियां काटकर नींबू के रस, चीनी के पानी और समर आइल्स से लाई गई दुर्लभ मसालों में भिगोई जाती। फिर पत्तियां फेंक दी जाती, पर घोल को राख में गाढ़ा कर क्रिस्टल बनने दिया जाता। प्रक्रिया कठिन, धीमी और महंगी थी। इसे बनाना केवल लिस के रसायनज्ञ, ब्रावोस के फेसलेस मैन और हाँ, सिटाडेल के मास्टर भी जानते थे। पर यह ज्ञान दीवारों से बाहर कभी बोला नहीं जाता था। दुनिया जानती थी, मास्टर अपनी चांदी की कड़ी तब पाता है जब वह इलाज करना सीखता है। मगर यह सब भूल जाती थी कि जो इलाज कर सकता है वह जहर भी जानता है। क्रेसन को अब याद नहीं था अशाई के लोग इसे क्या कहते थे या लिस के जहरसाज इसे क्या नाम देते थे। सिटाडेल में तो इसे बस द स्ट्रैंगलर कहा जाता था। शराब में घुलते ही यह आदमी की गर्दन की मांसपेशियों को ऐसे कस देता था जैसे किसी ने लोहे की मुट्ठी से पकड़ लिया हो। सांस रुक जाती, चेहरा उतना ही बैंगनी हो जाता जितना यह बीज था। मगर वही रंग किसी का खाने के टुकड़े से घुटने पर भी हो जाता। और आज रात लॉर्ड स्टैनिस अपने बैनरमैन के साथ दावत देने वाला था। उसकी पत्नी भी होगी, और साथ ही वह लाल औरत मेलिसांद्रे ऑफ अशाई। मुझे आराम करना होगा, क्रेसन ने खुद से कहा। रात ढले मेरी सारी ताकत चाहिए होगी। मेरे हाथ नहीं कांपने चाहिए। मेरा साहस कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। उसने थके कदमों से अपने बिस्तर का रुख किया। यह काम भयानक है, पर करना ही होगा।
अगर देवता हैं तो वे मुझे क्षमा करेंगे। उसकी आंखें बंद हुई तो भी उसे वह धूमकेतु दिखता रहा, लाल, अग्निमय, जीवित सा। नींद में जाते जाते उसके विचार बुदबुदाए, शायद यह मेरा धूमकेतु है। रक्त का संकेत, हत्या की आहट। हाँ, जब जागा तो चारों ओर अंधेरा था। हर जोड़ में दर्द, सिर भारी और धड़कता हुआ। बहुत देर हो गई, उसने सोचा। उन्होंने मुझे बुलाया क्यों नहीं? उसे तो हमेशा बुलाया जाता था। नमकदान के पास बैठाया जाता था, लॉर्ड स्टैनिस के करीब। उसकी आंखों में वही लड़के का चेहरा तैर उठा, ठंडी छाया में खड़ा छोटा स्टैनिस, जबकि रॉबर्ट पर सबकी धूप बरस रही थी। बेचारा लड़का, मुझे उसके लिए जाना ही होगा। क्रेसन ने क्रिस्टल वहीं पाए जहां छोड़े थे। उन्हें समेटा और अपनी ढीली आस्तीन के भीतर बने छोटे छोटे गुप्त जेबों में छुपा लिया। उसके पास लिस के जहरसाजों की तरह कोई खोखली अंगूठी नहीं थी। दरवाजा खोलकर पुकारा, पाइलोस, कहां हो तुम? कोई उत्तर नहीं। उसने और ऊंची आवाज में पुकारा, पाइलोस, मुझे मदद चाहिए। फिर भी चुप्पी। अजीब बात थी। पाइलोस की कोठरी तो सीढ़ियों पर ही थी, आधे मोड़ पर। सुनाई क्यों नहीं दिया? आखिरकार उसने नौकरों को बुलाना पड़ा। जल्दी करो, उसने कहा। मैं बहुत देर सो गया हूं। दावत शुरू हो चुकी होगी। शराब बह रही होगी। मुझे जगाना चाहिए था। पर पाइलोस कहां था? यह समझ से परे था। लंबी गैलरी फिर से पार करनी पड़ी। रात की हवा समुद्र की नम गंध लेकर खिड़कियों से भीतर घुस रही थी। ड्रैगनस्टोन की दीवारों पर मशालें टिमटिमा रही थी। बाहर के शिविर में सैकड़ों अलाव जल रहे थे, जैसे सितारे धरती पर उतर आए हों। ऊपर आकाश में वही लाल धूमकेतु, भयावह, अग्निमय। मैं बहुत बूढ़ा और समझदार हूं कि इनसे डरूं, उसने खुद को समझाया। महान सभागृह के दरवाजे पत्थर के बने एक ड्रैगन के मुंह में जड़े थे। क्रेसन ने नौकरों को कहा कि उसे यहीं छोड़ दें। अकेले जाना बेहतर होगा। मुझे कमजोर नहीं दिखना चाहिए। लाठी पर झुकते हुए उसने सीढ़ियां चढ़ी और दांतों जैसे मेहराब के नीचे से गुजरा। 2 पहरेदारों ने लाल रंग के भारी दरवाजे खोले और भीतर से निकली रोशनी की चकाचौंध और शोर का तूफान। क्रेसन भीतर उतरा, ड्रैगन के मुंह से गुजरते हुए। थालियों चाकुओं की खनक, धीमी गुनगुनाहट, और उसके बीच गूंजती आवाज पैचफेस की। वह गा रहा था, काउबेल बजाते हुए, नाचो मेरे स्वामी, नाचो मेरे स्वामी। वही भयावह गीत जो सुबह गाया था। छायाएं ठहरने आई हैं, मेरे स्वामी ठहरने आई हैं। निचली मेजों पर तीरंदाज, भाड़े के कप्तान, नाइट्स बैठे थे। काली रोटी के टुकड़े तोड़कर मछली की यखनी में डुबो रहे थे। कोई ठहाका नहीं, कोई शोर नहीं। स्टैनिस अपने भोज में यह सब बर्दाश्त नहीं करता था। क्रेसन धीरे धीरे आगे बढ़ा, जहां ऊंचे मंच पर राजा और उसके लॉर्ड बैठे थे। रास्ते में उसे पैचफेस से बचकर निकलना पड़ा। मस्खरा झूमता, कूदता, घंटियां बजाता, कुछ सुनता देखता ही नहीं। अचानक उसका शरीर क्रेसन से टकराया। उसकी लाठी छूट गई। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिरे। सभागृह में ठहाके गूंज उठे। पैचफेस आधा उसके ऊपर गिरा पड़ा था। उसका रंग बिरंगा चेहरा इतना करीब था कि सांस टकराने लगी। उसका टिन का हेलमेट गिर चुका था। समुद्र के नीचे तुम ऊपर गिरते हो, वह हंसते हुए बोला। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ओह ओह ओह। वह लोटपोट होकर उठा और नाचने लगा। क्रेसन ने झूठी मुस्कान के साथ उठने की कोशिश की, मगर उसकी कमर में ऐसा दर्द उठा कि डर हुआ कहीं फिर से टूट न गई हो। तभी मजबूत हाथों ने उसे पकड़कर खड़ा किया। धन्यवाद, सर, उसने कहा और पलटा। एक गहरी,
मधुर पर ठंडी आवाज गूंजी। मास्टर मेलिसांद्रे, आपको ज्यादा संभल कर चलना चाहिए। वह हमेशा की तरह लाल रंग में लिपटी थी, सिर से पांव तक। बहती हुई रेशमी पोशाक जो आग सी चमक रही थी। गले में सुनहरी लाल जंजीर जिसमें जड़ा था एक विशाल माणिक चमकता हुआ। उसके बाल आम लाल बालों जैसे नहीं थे, वे गहरे तांबे की आभा लिए मशालों की रोशनी में चमक रहे थे। उसकी आंखें भी लाल थीं और त्वचा इतनी सफेद, इतनी मुलायम, मानो दूध। ऊंची, पतली, आकर्षक और भयावह। लोग कहते थे वह सुंदर है, मगर नहीं, वह सुंदर नहीं थी। वह लाल थी, भयानक थी और लाल। क्रेसन ने धीमे स्वर में कहा, मैं आभारी हूं, देवी। मेलिसांद्रे मुस्कुराई। उसकी आवाज में वही पराई लय थी, जेड सागर के गीत जैसी। आपकी उम्र में आदमी को देखभाल कर कदम रखना चाहिए। रात अंधेरी है और भयावहताओं से भरी। क्रेसन ने शब्द पहचाने। यह उसकी आस्था की प्रार्थना थी, मगर इसका कोई अर्थ नहीं। मेरी अपनी आस्था है, उसने कठोर स्वर में कहा। अंधेरे से तो बच्चे डरते हैं। पर तभी पीछे से वही गीत फिर गूंजा, पैचफेस का। छायाएं नाचने आती हैं, मेरे स्वामी नाचने आती हैं। मेलिसांद्रे की नजर पैचफेस पर पड़ी, फिर क्रेसन पर। क्या अजीब पहेली है, उसने कहा। एक बुद्धिमान मूर्ख और एक मूर्ख बुद्धिमान। वह झुकी, जमीन से पैचफेस का हेलमेट उठाया और क्रेसन के सिर पर रख दिया। गाय की घंटियां बज उठीं। देखो, तुम्हारी इस जीर के साथ अब तुम्हारा मुकुट भी है, लॉर्ड मास्टर। चारों ओर ठहाके फूट पड़े। क्रेसन ने होंठ भींच लिए, भीतर का गुस्सा दबाते हुए। वह सोचती है मैं लाचार हूं, पर आज रात उसे पता चल जाएगा। उसने हेलमेट उतारा और कठोर आवाज में कहा, मुझे किसी मुकुट की जरूरत नहीं, मुझे केवल सत्य चाहिए। मेलिसांद्रे ने लाल रेशम को झटका, घूमी और ऊंचे मंच की ओर बढ़ गई जहां राजा और रानी बैठे थे। क्रेसन ने वह टिन का मुकुट वापस पैचफेस को थमाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। मास्टर क्रेसन के कदम ठिठक गए। उनकी नजरें ऊंची मेज की ओर गईं जहां उनकी जगह कोई और बैठा था। मास्टर पाइलोस। उनके होंठ कांपे। तुमने मुझे जगाया ही नहीं। पाइलोस ने नजरें झुका ली, चेहरा हल्का लाल पड़ गया। उनकी कृपा ने आदेश दिया था कि आपको आराम करने दिया जाए। उन्होंने कहा था कि आपको यहां जरूरत नहीं। क्रेसन की बूढ़ी आंखें मेहमानों पर दौड़ी। वहां लॉर्ड सेल्टिगार बैठे थे, उम्रदराज और खट्टे मिजाज वाले, जिनके वस्त्रों पर लाल केकड़ों की कढ़ाई थी। लॉर्ड वेलारियन, सुंदर और शाही, समुद्री हरे रेशम में सजे थे, गले में सफेद सुनहरी समुद्री घोड़े का चिन्ह और लंबे सुनहरे बालों के साथ चमकते हुए। लॉर्ड बारेमन, 14 साल का मोटा सा लड़का, बैंगनी मखमल में लिपटा हुआ था। सर एक्सल फ्लोरेंट, भले ही लोमड़ी की खाल और रेशम में थे, फिर भी साधारण और भद्दे लग रहे थे। धर्मभीरू लॉर्ड संग्लास चांदनी जैसे पत्थरों से लदे थे और लिस से आए कप्तान सालाधोर सान तो लाल रेशम, सोने और जवाहरातों से चमक रहे थे। लेकिन इन सब के बीच केवल एक आदमी सादा था, सर डावोस। भूरे कपड़ों में, हरे ऊनी चोगे में, सरल और सच्चा। और वही अकेला था जिसने क्रेसन की आंखों में झांक कर देखा और वहां दया पाई। तभी एक कठोर आवाज आई, तुम बहुत बूढ़े हो गए हो और अब मेरे किसी काम के नहीं। यह आवाज स्टैनिस जैसी ही थी, पर क्रेसन का दिल मानने को तैयार नहीं था। पाइलोस अब से मेरी सलाह देगा। अब वह कौवों का भी ध्यान रखता है, क्योंकि तुम अब सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते। मैं तुम्हें अपनी सेवा में मरते नहीं देखना चाहता। क्रेसन की आंखें डबडबा गईं।
स्टैनिस, मेरे बच्चे, मेरे उदास तन्हा बेटे, मैंने तुम्हें हमेशा चाहा, हमेशा संभाला, तुमसे अधिक किसी और को नहीं। और आज तुम मुझे यूं ही परे कर रहे हो। फिर भी उनके होठों ने कहा, जैसा आप चाहें मेरे स्वामी। पर मैं भूखा हूं। क्या मुझे आपकी मेज पर बैठने का सम्मान मिलेगा? तुम्हारे पास ही तो मेरी जगह है, हमेशा रही है। सर डावोस धीरे से उठे। अगर मास्टर यहां मेरे साथ बैठे तो यह मेरे लिए सम्मान होगा, महाराज। स्टैनिस ने बस सिर हिलाया और अपना ध्यान मेलिसांद्रे की ओर मोड़ लिया, जो उनकी दाहिनी ओर सम्मान की जगह पर बैठी थी। बाईं ओर उनकी पत्नी सेलिस थी, मुस्कुराती हुई, मगर उसकी मुस्कान उसके जवाहरात की तरह कठोर और ठंडी। क्रेसन के मन में उथल पुथल मच गई। बहुत दूर, डावोस की जगह बहुत दूर है। मुझे उसके पास पहुंचना होगा, उसके प्याले तक, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। इसी बीच चफेस मस्खरा उछलकूद मचाता आ गया। एक बड़ी मछली हाथ में लहराते हुए बोला, यहां हम मछली खाते हैं और समंदर के नीचे मछलियां हमें खा जाती हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। ओह ओह ओह। क्रेसन धीरे धीरे वहां पहुंचे और डावोस के बगल में बैठ गए। डावोस ने भारी स्वर में कहा, आज तो हम सबको मस्खरे का भेष पहनना चाहिए, क्योंकि हम मूर्खों का काम करने जा रहे हैं। लाल औरत ने आग में विजय देखी है और स्टैनिस उसी पर भरोसा कर रहा है। इससे पहले कि सब खत्म हो, मुझे डर है कि हम सब वही देखेंगे जो चफेस देखता है, समंदर का तल। क्रेसन ने अपनी बाहें सीने पर मोड़ी। उनकी उंगलियां उन कठोर क्रिस्टल बीजों को छू गईं। लॉर्ड स्टैनिस, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। लेकिन जवाब सेलिस ने दिया, राजा स्टैनिस, तुम भूल रहे हो, मास्टर। स्टैनिस ने गुस्से में दांत भींचे। वह बूढ़ा है, उसका मन भटकता है। कहो, क्रेसन, क्या कहना चाहते हो? अगर आप समुद्र में जाने वाले हैं, तो आपके लिए यह आवश्यक है कि आप लॉर्ड स्टार्क और लेडी एरिन से मित्रता करें। मैं किसी से मित्रता नहीं करता। स्टैनिस की आवाज पत्थर जैसी सख्त थी। जैसे रोशनी अंधकार से कभी मित्रता नहीं करती, सेलिस ने तुरंत कहा। उसका हाथ कसकर स्टैनिस के हाथ पर जा पड़ा। स्टैनिस ने सिर हिलाया। स्टार्क मेरा आधा राज्य चुराना चाहते हैं। लैनिस्टरों ने मेरा सिंहासन चुराया और मेरा अपना भाई रेनली। वह मेरी तलवारें, मेरे किले सब छीनना चाहता है। ये सब गद्दार हैं और मेरे शत्रु। क्रेसन का दिल बैठ गया। सब खो गया। अब बस एक ही रास्ता है। उन्होंने अपनी सांस संभाली और हिम्मत जुटाई। आप अपने भाई रॉबर्ट के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, असली राजा। लेकिन बिना मित्रों के विजय असंभव है। सेलिस ने तीखे स्वर में कहा, उन्हें मित्र की जरूरत नहीं। उनके पास रहलोर है, प्रकाश का स्वामी, अग्नि और छाया का देवता। अनिश्चित मित्र होते हैं, क्रेसन ने कांपती आवाज में कहा। और यह तो यहां कोई शक्ति नहीं रखता। मेलिसांद्रे की आंखें लाल चमक उठीं। उसकी गर्दन पर लटकता माणिक जैसे उल्का की तरह दमक उठा। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो, मास्टर? तो फिर तुम्हें अपना ताज फिर पहनना चाहिए। हां, सेलिस ने तुरंत कहा। चफेस का हेलमेट, यह तुम पर खूब जंचता है। पहन लो, मैं आदेश देती हूं। समंदर के नीचे कोई टोपी नहीं पहनता, चफेस किलकारियां भरते बोला। मुझे पता है, मुझे पता है। ओह ओह ओह। स्टैनिस के जबड़े सख्ती से हिल रहे थे। उसके होंठ तने हुए थे। उसने गुर्राकर कहा, मूर्ख, मेरी पत्नी का आदेश है। चफेस, हेलमेट दो। क्रेसन के भीतर की चीख बाहर नहीं निकल पाई।
नहीं, यह तुम नहीं हो, स्टैनिस। तुम हमेशा न्यायप्रिय थे, सख्त मगर निर्दयी नहीं। मस्खरे ने छलांग लगाई, उसकी घंटियां झंझनाती रहीं। उसने हेलमेट क्रेसन के सिर पर रख दिया। घंटियों की खनक गूंज उठी। सेलिस हंसी, अब यह बूढ़ा मस्खरे जैसा दिखता है। शायद इसे सलाह भी गीतों में देनी चाहिए। तुम हद से बढ़ रही हो, औरत, स्टैनिस की आवाज गूंजी। यह बूढ़ा है, मगर इसने मेरी अच्छी सेवा की है। क्रेसन के मन में बिजली कौंधी। हाँ, यही रास्ता है। उसकी नजर डावोस के प्याले पर पड़ी। उसमें अभी भी आधा खट्टा लाल दाखरस भरा था। धीरे से उन्होंने अपनी उंगलियों में छुपा हुआ छोटा सा क्रिस्टल निकाला। निपुणता से, बिना हिचके, उन्होंने उसे प्याले में गिरा दिया। दुनिया को लगा कुछ हुआ ही नहीं। केवल डावोस की आंखें सब समझ गईं। क्रेसन ने प्याला उठाया और धीमी आवाज में कहा, शायद मैं मूर्ख रहा हूं। लेडी मेलिसांद्रे, क्या आप मेरे साथ यह प्याला साझा करेंगी? आपके देवता के नाम पर, उसकी शक्ति के नाम पर। मेलिसांद्रे की लाल आंखें सीधे उनकी आत्मा में उतरी। अगर यह तुम्हारी इच्छा है। डावोस ने उनकी बाह पकड़ ली। क्या कर रहे हो, मास्टर? जो करना जरूरी है, मेरे स्वामी की आत्मा और पूरे राज्य की भलाई के लिए। उन्होंने डावोस की पकड़ झटक दी। दाखरस की कुछ बूंदें फर्श पर गिरी। मेलिसांद्रे उनके सामने खड़ी थी, उसकी गर्म हथेलियां उनके हाथों पर, प्याले के चारों ओर। उसकी त्वचा तपिश से भरी, जैसे आग की लपट। अभी भी देर नहीं हुई। प्याला गिरा दो, मास्टर, उसने नरमी से कहा। नहीं। क्रेसन की आवाज टूटी हुई निकली। नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। उसने प्याला उठाया और लंबे घूंट भरे। जब उसने प्याला वापस लौटाया, तो उसमें बस आधा घूंट बचा था। अब तुम्हारी बारी। क्रेसन कांपते हाथों से प्याला होंठों तक ले गए। दाखरस कड़वा था, पर उन्होंने उसे पी लिया। प्याला उनके हाथ से छूटकर फर्श पर टूट गया। मेलिसांद्रे की आवाज लाल लपट जैसी गूंजी, देखा? शक्ति यहां है। और आग हर बुराई को शुद्ध कर देती है। उसके गले का माणिक चमका। क्रेसन के गले में जकड़न हुई। उनकी सांस अटक गई। हवा का एक कण भी भीतर नहीं आ रहा था। वह जमीन पर गिर पड़े, हाफते हुए, आंखों से इनकार करते हुए, नहीं, यह शक्ति नहीं, यह छलावा है। घंटियों की गूंज उनके कानों में गड़गड़ाई, मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख। और आखिरी चीज जो उन्होंने देखी, वो थी मेलिसांद्रे की लाल आंखें, जिनमें दया की एक झलक थी, मगर उसमें भी आग थी। और दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है क्लैश ऑफ किंग्स का यह भयानक और रहस्यमय प्रोलॉग। एक बूढ़ा मास्टर, जिसने पूरी जिंदगी अपने स्वामी के लिए कुर्बान कर दी, आखिर में उसी की मेज पर, उसी की आंखों के सामने जहर पीकर गिर पड़ा। लेकिन क्या उसकी कुर्बानी बेकार गई? या फिर यह सब सिर्फ मेलिसांद्रे की काली जादुई ताकत का खेल था? आप बताइए, आपकी राय में मास्टर क्रेसन सही था या गलत? क्या मेलिसांद्रे सच में इतनी शक्तिशाली थी, या सब एक धोखा था? कमेंट में जरूर लिखना। अगर कहानी सुनने में मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, आगे की स्टोरी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स की यह यात्रा तो अभी शुरू हुई है।